हेल्स पैराडाइज एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में सागिरी अपने पिता को सपने में उसे घूरते हुए देखती है, जिससे डरकर वो जाग जाती है और अपने सामने असाइमन गेंजी को पाती है, जिससे वो पूछती है कि वो कहाँ है और उसे क्या हुआ था। जिस पर वो बताता है कि वो उस आइलैंड के एक गुफा में है जहाँ आसपास कोई मॉन्स्टर और कीड़े नहीं हैं और वो तितलियों के जहर से बेहोश हो गई थी। जिसके बाद जब सागिरी उठकर जाने लगती है तो वो उसे आराम करने को कहता है, लेकिन सागिरी का कहना था कि वो अपने कैदी से नजर नहीं हटा सकती। लेकिन वो गाबीमारू को काम करते हुए देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं, जिस पर गाबीमारू बताता है कि वो उनके लिए खाना बना रहा है। वहीं सेंटा कपड़ों की सिलाई कर रहा है और यूजिरिहा आसपास नजर रख रही है। जिसके बाद साइमन सेंटा उनके साथ खाना खाते हुए डिस्कस करना चाहता है कि उन्होंने उस आइलैंड के बारे में अब तक क्या जाना है। वहीं गाबीमारू ने खाने में किकात्सुगान बनाया है, जिसे उसने फूलों और पत्तियों से बनाया है। और फिर वो बताता है कि जब वो खाना बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था तब उसने उस आइलैंड का छानबीन भी किया था, लेकिन जिस फल का उन्हें क्लू दिया गया है वो उन्हें कहीं नहीं दिखा। जिस पर यूजिरिहा पूछती है कि क्या वो अगर उस फल को देखेगा तो पहचान लेगा। जिस पर गाबीमारू अपने चीफ के बारे में सोचता है और उसे ना में जवाब देता है और कहता है कि उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में इस जॉब पर ही सुना है। जिसके बाद वो बताता है कि वहाँ के ज्यादातर पेड़ पौधे नॉर्मल ही हैं। तो असाइमन गेंजी कहता है कि वो रोयुकु के पास हैं, शायद इसलिए वहाँ के ज्यादातर पौधे नॉर्मल हैं। लेकिन गाबीमारू बताता है कि वहाँ बहुत अजीब फूल भी थे, जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पर आने वाले सभी फूल में बदल जाते हैं तो यहाँ पर सारे पौधे वो आदमी ही होने चाहिए। जिसे सुनते ही यूजिरिहा अपना खाना थूकते हुए कहती है कि क्या वो उन्हें वही पौधे खिला रहा है। जिस पर गाबीमारू कहता है कि खाने में उसने केवल नॉर्मल पौधे मिलाए हैं। तभी असाइमन सेंटा बताता है कि उनके शोगुन ने टाकुजिकी, काजुनोमी और पैराडाइज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जो अलग अलग कल्चर से आते हैं। उसी के साथ यहाँ की मूर्तियाँ दो अलग अलग धर्म को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अगर वो अभी धर्म के बारे में चिंता करेंगे तो उनका केवल टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उन्हें अभी मूर्तियों की बनावट, उसे किसने बनाया है और क्या वो यहाँ पर रहते हैं, इस पर गौर करना चाहिए। वहीं सागिरी को लगता है कि यहाँ पर किसी का भी रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर खतरनाक कीड़े और मॉन्स्टर्स रहते हैं। जिसके बाद सागिरी बताती है कि जब उसने एक मॉन्स्टर को काटा तब उसे पता चला कि वो मांस और हड्डियों से बने हैं, लेकिन उनमें कोई भी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं थे। जिसके साथ वो दिखने में भी बहुत अजीब हैं, जैसे कि इंसान के शरीर पर कीड़े का सर होना, जिसे समझाना भी बहुत मुश्किल है। तभी असाइमन सेंटा कहता है कि जो ज्वेलरी मॉन्स्टर्स ने पहने थे वो अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। ऐसा लगता है मानो वो डिफेक्टेड गॉड हों। जिसके साथ यहाँ रहने वाले मॉन्स्टर्स और कीड़े दोनों बहुत डरावने होने के साथ साथ दोनों बहुत मूर्ख भी हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरी दुनिया में फेंक दिया गया है, जिसे वो समझ भी नहीं सकते। तभी गाबीमारू कहता है कि अगर यहाँ के मॉन्स्टर्स बिना ऑर्गन के जी रहे हैं तो ये अमर होने की निशानी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो वो उसे ढूंढ भी सकते हैं, जिसे ढूंढते ही उसे माफी मिल जाएगी। लेकिन यूजिरिहा का कहना था कि वो मरने के बाद आफ्टर लाइफ में भी हो सकते हैं, जिसे असाइमन सेंटा नकारते हुए कहता है कि उन्हें गाबीमारू के क्लू के साथ जाना चाहिए और मॉन्स्टर्स के बॉडी को एग्जामिन करना चाहिए, जिससे उन्हें पता चल सके कि वो जिंदा कैसे हैं, जो शायद से एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन उनके पास यही एकमात्र क्लू है। जिसके बाद सागिरी सनसेट को देखते हुए सोच रही थी, जब से वो उस आइलैंड पर आए हैं वहाँ कभी भी पूरा दिन नहीं हुआ। तभी असाइमन गेंजी सागिरी को उस आइलैंड से लौट जाने को कहता है और खुद उसके काम की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, क्योंकि उसका क्रिमिनल मर चुका है। जिसके साथ वो यामाडा क्लैन की बेटी पहले है और समुराई बाद में, इसलिए एक औरत होने के नाते उसे क्लैन के हेड से शादी करनी है, तो शोगुन भी उसे इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे और ऐसी हालत में वो यहाँ मर जाएगी, इसलिए उसे घर चले जाना चाहिए। जिस पर सागिरी कहती है कि ये उसका काम है
और एक वॉरियर की ड्यूटी होती है कि वो अपने काम को पूरा करें। तो वो कहता है कि उसके विचार अच्छे हैं, लेकिन क्या उसमें गाबीमारू को मारने की ताकत है? और तो और उसने अपना तलवार भी खो दिया है, जो यामड़ा क्लैन का दिल माना जाता है, जिसे इग्नोर करके वो मान लेता है कि लोग जंग के मैदान में अपना हथियार खोने पर दूसरे का हथियार ले लेते हैं। और एग्जीक्यूशनर के तौर पर उसके पास अच्छी स्वॉर्ड स्किल भी है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड स्किल जंग के मैदान के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए ये काम एक औरत के बस का नहीं है। तभी असाइमन सेंटा आकर कहता है कि क्या उसे लगता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान होगा, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पर भेजे गए समुराई कभी नहीं लौट पाए। इसलिए कोई अगर नाव लेकर यहाँ से जाना चाहे तो वो यहाँ से आसानी से नहीं निकल सकता। उसी समय साइमन टेंजा अपने क्रिमिनल नुरुगाई के साथ अपने नाव पर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। वहीं नुरुगाई सामुराई को मूर्ख बताते हुए उसे लहरों को पढ़ने को कहती है, क्योंकि अगर वो केवल अपने ताकत पर निर्भर रहेगा तो वो जल्दी ही थक जाएगा। और इसी तरह से सामुराई उन चीजों से बंधे होते हैं जो प्रेजेंट भी नहीं होते। वहीं ये सब बातें असाइमन टेंजा को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या उसने ये सब अपने क्लैन सांका से सीखा है, जिस पर वो बताती है कि ये सब उसके दादाजी ने सिखाया है, जो हमेशा उसे इनएफिशिएंसी को कम करने को कहते थे। जिसके बाद वो कहती है कि अगर वो यहाँ से निकलने में कामयाब भी हो गई तब भी एलिक्सर ऑफ लाइफ ना लाने की वजह से उसे मार दिया जाएगा। जिस पर असाइमन टेंजा कहता है कि वो अपने शोगुन से बात करके उसे माफी दिलवाएगा, क्योंकि वो उन सारे क्रिमिनल्स में सबसे ज्यादा जीना डिजर्व करती है। तभी उन्हें एक बड़ा सा जहाज दिखाई देता है जो उसे शोगुन का लगता है, लेकिन पास जाने पर उन्हें बहुत सारे टूटे हुए नाव दिखाई देते हैं, जो वही नाव थे जिन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की थी। तभी वो अजीब अजीब क्रिएचर्स को हलचल करता देखकर अपना तलवार निकाल लेता है, जिसके लिए नुरुगाई उसे मना ही कर रही थी कि तभी उन पर बहुत बड़े टेंटेकल्स से हमला होता है, जिन्हें असाइमन टेंजा काट देता है और दोनों बच जाते हैं। तभी नुरुगाई बताती है कि सारे जानवर चमकती हुई चीज को देखकर ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन असाइमन टेंजा का कहना था कि उसे ये सब बातें समझ नहीं आती। उसी समय वो देखते हैं कि वो बड़े बड़े टेंटेकल से घिर चुके हैं, जिसे देखकर असाइमन टेंजा एक अच्छी नाव ढूंढकर वहां से निकलने का प्लान बनाता है और उन टेंटेकल्स को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं नुरुगाई अपने पास्ट को याद कर रही थी, जहां उसके दादाजी उसे भागने और उनके ब्लड लाइन को जिंदा रखने को कह रहे थे, जो उसे एहसास करवाता है कि ये उसके किए की सजा है, क्योंकि उसी की वजह से उसके क्लैन को समुराई द्वारा खत्म कर दिया गया था, जिन्हें उसने अपने गांव का पता दिया था। जिसके बाद असाइमन टेंजा उसे लेटर दिखाते हुए कह रहा था कि अगर उसके पास जीने का चांस है तो उसे जीना चाहिए, जिससे नुरुगाई सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे अपने क्लैन को जिंदा रखने के लिए जीना चाहिए या विलेजर्स के मौत के बदले उसे मर जाना चाहिए। तभी असाइमन टेंजा को दूसरा असाइमन दिखता है, जिसका आधा शरीर फूल में बदल चुका है, जो कुछ बड़बड़ा रहा था। जिसके बाद असाइमन टेंजा उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी एक टेंटेकल उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। वहीं वो दोनों अब बहुत सारे टेंटेकल से घिर चुके हैं। तभी नुरुगाई को मरे हुए असाइमन में अपने दादाजी नजर आते हैं, जिससे शौक होकर वो वहीं बैठ जाती है और असाइमन टेंजा को वहां से अकेले ही निकल जाने को कहती है। लेकिन असाइमन टेंजा को कुछ समझ नहीं आता, तो नुरुगाई बताती है कि वो सोच रही थी कि उसे जीना चाहिए या नहीं, और अब उसे समझ आ गया है कि ये उसकी सजा है, क्योंकि उसी की वजह से उसके दादा और बाकी गांव वाले मारे गए थे। तो असाइमन टेंजा उसे ठीक से समझाने को कहता है, जिसके बाद वो बताती है कि उसके क्लैन में ऐसा नियम था कि उन्हें पहाड़ों में ही रहना है और अब केवल वही जिंदा बची है और बाकी सब उसकी वजह से मर चुके हैं। तो असाइमन टेंजा उसे सिंपल वर्ड्स में समझाने को कहता है। तभी उस पर एक टेंटेकल हमला कर देता है, इसलिए नुरुगाई उसे उसके बारे में भूल जाने को कहती है। लेकिन असाइमन टेंजा का कहना था कि जब तक वो उसे समझा नहीं देती वो वहां से नहीं जाएगा। तभी उस पर बहुत सारे टेंटेकल्स हमला कर देते हैं, जिसे वो एक साथ काट देता है और उससे पूछता है कि क्या वो जीना चाहती है या नहीं, जिस पर वो अपने अच्छे लम्हों को याद करते हुए कहती है कि वो जीना चाहती है और अपने घर जाना चाहती है। तो असाइमन टेंजा उसे एक तलवार देते हुए कहता है
कि अब उन्हें बस एक चीज करना है। तभी उसे एक नाव दिखाई देता है, जिसके बाद वो उन सारे टेंटिकल्स को काटते हुए नाव से किनारे तक पहुंचते हैं, जहां दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। और अब वो मॉन्स्टर से तो बच गए हैं, लेकिन वो वहीं पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत किया था, जिससे उन्हें पता चलता है कि सारी लहरें घूमकर वापस आइलैंड की तरफ ही आते हैं। इसलिए उन्हें कोई ऐसी लहर ढूंढनी होगी जो वहां से बाहर जाती हो, जिसका मतलब है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को खोजने के बाद भी वो वहां से आसानी से नहीं निकल सकते। और वहां के मॉन्स्टर्स भी आइलैंड के मॉन्स्टर्स से अलग थे। जिसके बाद जब दोनों नहा लेते हैं, तब साइमन टेंजा नोरुगाई से कहता है कि उसकी बॉडी लड़कियों जैसी है, जिस पर नोरुगाई उसे बताती है कि वो लड़की ही है। जिसे सुनते ही टेंजा उसे उसके शरीर को ढकने को कहने लगता है, लेकिन नोरुगाई कहती है कि वो उसकी बहादुरी पर फिदा हो चुकी है और उसे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी वो उसे कपड़े पहनने को कह देता है। जिसके बाद साइमन टेंजा रिवाइज करता है कि वो पहले इस आइलैंड का चक्कर लगाकर ढूंढेंगे कि कौन सी लहर यहाँ से बाहर जाती है। जिसके बाद साइमन गेंजी सागिरी को बता रहे थे कि उसे अगली सुबह वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि ये काम किसी औरत के बस की बात नहीं है। जिसके जाने के बाद साइमन सेंटा सागिरी से कहता है कि वो साइमन गेंजी की बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि उसका आधा मन चाहता है कि वो वहां से चली जाए, लेकिन उसका दूसरा आधा चाहता है कि वो गाबीमारू को कंट्रोल में रखने के लिए रुके। वैसे तो ये उसका अंदाजा है, लेकिन उसने गाबीमारू को बदला हुआ देखा है और उसने उसकी जान भी बचाई थी। इसलिए सेंटा उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो कैसे बदला। तो सागिरी अपने फाइट को याद करती है, जहां गाबीमारू उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद रात में सागिरी गाबीमारू के पास जाती है, जो उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके घाव की वजह से ही इंसेक्ट्स का जहर उस पर असर कर पाया था। और फिर बातों बातों में ही वो उसे बताता है कि वो कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि उसी की वजह से वो शांत हो पाया। और फिर अगली सुबह जब साइमन गेंजी सागिरी को वहां से जाने को कहता है, तब सागिरी उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो उसे जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन सागिरी कहती है कि सब उसे एक औरत के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि वो उसी तरह का बर्ताव करे। इसलिए वो चाहती है कि असाइमन गेंजी उसे समुराई के रूप में देखें, लेकिन असाइमन गेंजी गुस्सा होकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिससे सागिरी बचकर उसके तलवार को छीन लेती है और कहती है कि उसी ने कहा था कि जंग के मैदान में हथियार बदलते रहते हैं। जिसके लिए वो सागिरी को डांट रहा होता है। तभी उसके पीछे रोकुरोटा खड़ा होता है, जो असाइमन गेंजी पर हमला कर देता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।